हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मुंशी क्लास। जी हाँ, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल द मैथ मैन मुंशी क्लास बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 11 की एक मैथ सीरीज, जिसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ क्लास 11 की पूरी आर डी शर्मा। बिल्कुल सही सुना आपने, मैं आर डी शर्मा आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आर डी शर्मा का पूरा सारे छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा पूरा कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ इसी पूरी सीरीज में और इसी पूरी क्लास में। तो आप मुझे बिल्कुल फॉलो करिए। अगर आपको आर डी शर्मा बहुत अच्छे तरीके से और बहुत ईजी तरीके से आपको पढ़ना है तो आप बस मुझे फॉलो करिए, मेरी सीरीज को फॉलो करिए, मेरे वीडियोस को पूरे देखिए और एक भी कॉन्सेप्ट मेरा छोड़ना नहीं। मेरे कॉन्सेप्ट छोड़ने का मतलब है कि आपने पूरा का पूरा चैप्टर छोड़ दिया। मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ईजी तरीके से पढ़ाने वाला हूँ। मैंने ये माइंड सेटअप किया हुआ है कि मैं इस सीरीज को ये सोच के पढ़ाऊंगा कि सामने वाला बच्चा जो मुझसे पढ़ रहा है उसने क्लास 10th की मैथ भी ठीक से नहीं पढ़ा है। मैं हर कॉन्सेप्ट को क्लास 10 से कोरिलेट करने के बाद में पढ़ाऊंगा, जिसमें आपको याद आए कि आपने क्लास 10 में ये चीज़ वहाँ पढ़ा था और उसके बाद में ये टॉपिक यहाँ से कंटिन्यू हुआ है। ऐसा नहीं करूँगा मैं कि नहीं क्लास 11 से हमने यहाँ से पढ़ा है तो बस क्लास 10 हमने यहाँ पे छोड़ा है तो हम क्लास 11 यहाँ से करेंगे। जो बीच की गैपिंग है ना, मैं इसको भी फुलफिल करूँगा। मैं क्लास 11 के कॉन्सेप्ट को क्लास 10 के कॉन्सेप्ट से ही पिकअप करूँगा। तो आप मेरी सीरीज को पूरा फॉलो करिए और यकीन मानिए आपको मैथ बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आने वाली है। तो चलिए हम अपना कंटिन्यू करते हैं। यहाँ हमारा पहला चैप्टर है सेट। तो हमारा पहला टॉपिक कंटिन्यू है सेट। सेट के बारे में क्या क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले डेफिनेशन ऑफ द सेट। सबसे पहले हम ये जानेंगे सेट की डेफिनेशन क्या होती है, फिर हम देखेंगे कि सेट के एग्जांपल्स क्या हैं। हम कुछ एग्जांपल्स के बारे में भी सीखेंगे कि सेट के कौन से एग्जांपल होते हैं, कौन से एग्जांपल नहीं होते, किन एग्जांपल को हम सेट बोलेंगे और किन एग्जांपल को हम सेट नहीं बोलेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट एनी सेट। फिर हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू राइट एनी सेट। किसी सेट को हम कैसे लिखेंगे, अगर हमें सेट का रिप्रेजेंटेशन करना है तो हम उस सेट को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन अ कलेक्शन एंड अ सेट, कि कलेक्शन और सेट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। और लास्ट में आपको दिख रहे होंगे 3 इमोजी। ये 3 इमोजी ही आपको पढ़ाएंगे सेट को कैसे आइडेंटिफाई करना है, मैं नहीं समझाऊंगा। ठीक है, तो इन तीनों के ऊपर थोड़ा खास ध्यान देना, क्योंकि यही आपको समझाने वाले हैं, यही आपके आंसर देंगे कि यस द गिवन स्टेटमेंट इज द सेट और नॉट। तो ये मैंने ऐसे नहीं बनाया, ठीक है ना, पढ़ाने वाले हैं। तो देखते हैं हमारी डेफिनेशन ऑफ सेट क्या होती है। डेफिनेशन होती है अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। कुछ ऑब्जेक्ट लिए हमने, कुछ भी जो आपके दिमाग में आते हैं, और हमने उनका कलेक्शन कर लिया और कलेक्शन करने के बाद हमने उनको डिफाइन भी कर दिया कि ये जो हमने कलेक्शन किया है कुछ ऑब्जेक्ट को लेके, उनकी ये डिफिनीशन है, ये उनके लिए ये डिफिनीशन है। अगर डिफिनीशन आपने बना दिया, वही डिफिनीशन आपकी है, वही मेरी है और वही आपके दोस्त की है और वही इन तीनों लोगों की भी है, तो ये आप जान जाइएगा कि ये सेट है। एग्जाम्पल देता हूं मैंने आपसे बोला कि चलिए हम यहाँ पे कलेक्शन करते हैं, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, वॉवेल्स का कलेक्शन करते हैं। तो अगर मैं वॉवेल्स का कलेक्शन करूंगा तो शायद मैं लिखूंगा ए, ई, आई, ओ और यू। ये मेरे ऑब्जेक्ट हो गए, इनको मैंने बॉक्स में बंद कर लिया कर्ली ब्रैकेट में, और जब बंद कर लिया तो इनका कलेक्शन हो गया। और मैंने इनको डिफाइन कर दिया कि जो ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हैं दे आर द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। फिर मैं इनके पास गया, मैंने पूछा भाई डिफाइन करेंगे, बोले हाँ आपकी डिफिनेशन सही है, दे आर द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स। फिर मैं इनके पास गया और फिर इनके पास गया, तो इन तीनों ने यही डिफिनेशन किया। और फिर मैं आपके पास आया कि आप बताइए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा था। आप सिंपल तो बोलेंगे सर आपने यहाँ पे वॉवेल्स लिखे हैं और उनके ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया है और आपने बोला कि ये कलेक्शन हो गया, तो मैंने कलेक्शन को डिफाइन भी कर दिया ना। एक और एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन अप टू 10। मैंने बोला ये क्या लिखा, मैंने कुछ ऑब्जेक्ट लिखे हैं यहाँ पे और उनका कलेक्शन किया मैंने, और मैं बोल रहा हूँ कि इनको डिफाइन भी करना है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा, मैं बोलूंगा द ऑब्जेक्ट विच आर रिटन हियर आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स लेस देन 11। मैंने यहाँ पे नेचुरल नंबर लिखे हैं और नेचुरल नंबर 11 से क्या है, कम है। फिर मैं आपके पास आता हूँ, फिर इनके पास गया और फिर यहाँ गया और फिर यहाँ गया, इन तीनों ने मुझे यही डिफिनीशन दिया और जो आपने दिया था वो भी शायद डेफिनेशन यही थी। तो दे आर द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 11। कुछ और कलेक्शन लेता हूं मैं, सुनना ध्यान से, ठीक है ना, आपको समझ में आएगा। मैंने बोला कि जो आप बुक इस टाइम लेके पढ़ रहे हो, आर डी शर्मा लेके पढ़ रहे हो ना, आर डी शर्मा सबके हाथ में होगी।
तो द कलेक्शन ऑफ ऑल द चैप्टर्स ऑफ क्लास 11th आर डी शर्मा। तो आप क्या करेंगे, जितने भी चैप्टर हैं उनके नेम लेके सेट से आप स्टार्ट करेंगे, सेट, रिलेशन, फंक्शन एंड सो ऑन अप टू कंटिन्यू एंड देन प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स एंड सो ऑन, खत्म। तो सारे चैप्टर का कलेक्शन हो गया ना, और कलेक्शन को हमने बॉक्स में बंद कर दिया और डिफाइन किया। मैंने एक पर्टिकुलर डिफिनेशन दिया। क्या डिफिनेशन दिया? द ऑब्जेक्ट रिटन हियर, जो ऑब्जेक्ट हमने यहाँ पे लिखा है, दे आर द कलेक्शन ऑफ द नेम्स ऑफ द चैप्टर ऑफ क्लास 11th आर डी शर्मा। क्लास 11th की आर डी शर्मा के सारे चैप्टर से नेम का कलेक्शन किया है। यही आंसर आपका भी होगा और यही इन तीनों का भी आंसर है। तो मतलब हमारी डेफिनेशन सेट बैठ रही है, तो ये हमारे सेट कहलाएंगे। तो अब सेट की डेफिनेशन को फिर से देखते हैं। हमने कुछ ऑब्जेक्ट लिया, पीछे से डेफिनेशन पढ़ रहा हूँ, कुछ हमने ऑब्जेक्ट लिया, फिर हमने उनका कलेक्शन किया और कलेक्शन करने के बाद हमने उनको वेल तरीके से डिफाइन कर दिया। और जब हमने वेल तरीके से डिफाइन कर दिया देन दे आर कॉल्ड सेट। तो वो क्या कहलाएंगे? सेट कहलाएंगे। उम्मीद करते हैं इतनी बात तो समझ में आ गई होगी। तो हम कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। तो हमारे पास में कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे। दे आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द वेल डिफाइंड सेट। हेडिंग को जरूर फोकस करना। मैंने क्या लिखा है कि सम एग्जाम्पल्स ऑफ वेल डिफाइंड सेट। उन सेट के एग्जाम्पल दे रहा हूं जिनको हमने सही तरीके से डिफिनेशन दिया है, सही तरीके से डिफाइन किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं। द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स इन द इंडियन यूनियन। इंडियन यूनियन के अंदर जितने भी स्टेट हैं उन सब का कलेक्शन एक सेट कहलाएगा? बिल्कुल कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि मैंने इनसे पूछा तो इनके जो आंसर थे वो मेरे आंसर से मैच कर रहे थे। भाई नेमिंग करूंगा ना, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जितने भी स्टेट है, स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी जितने भी हैं, तो जम्मू कश्मीर, पंजाब, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, झारखंड एटसेट्रा जितनी भी हैं। फिर मैंने इनसे पूछा कि भाई साहब आप बताइए क्या ये सेट है, इसकी सही डेफिनेशन हम दे रहे हैं? इसने बोला बिल्कुल सही दे रहा है। हम एक जो सेट बनाएंगे, हमने लिखा जम्मू एंड कश्मीर, फिर हमने लिखा उत्तर प्रदेश, फिर हमने लिखा हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब एंड सो ऑन सो ऑन। यही होगा सेट। और जो हमारे इस सेट में ऑब्जेक्ट आएंगे, जो यहाँ पे नेम आएंगे, इनको ऑब्जेक्ट भी बोलते हैं, ठीक है ना। अभी और बताऊंगा क्या क्या बोलते हैं इनको। तो इन जो हमने यहाँ पे लिखा है वही शायद आप भी लिखेंगे, और वही ये लिखेंगे, वही ये लिखेंगे, और वही ये लिखेंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई? ठीक है, आगे बात करते हैं। तो ये हमारा सेट है, इसको हमने सही तरीके से डिफाइन भी कर दिया। फिर क्या है? द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। प्राइम नंबर की डेफिनेशन सबको मालूम है ना, मुझे मालूम है 70% 80% लोगों को डेफिनेशन गलत मालूम है। जितनी भी डेफिनेशन आपने आज तक प्राइम नंबर को पढ़ा है 110% आपने गलत पढ़ा है। मेरे कमेंट बॉक्स में प्राइम नंबर का डेफिनेशन बिल्कुल सही करके बताइए, बिल्कुल गूगल करके कहीं भी करके मुझे प्राइम नंबर की बिल्कुल करेक्ट डेफिनेशन कमेंट करिए मुझे। आगे बात करते हैं द कलेक्शन ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर का कलेक्शन मैं पहले अपना एग्जांपल देता हूं। तो इवन प्राइम नंबर तो सिर्फ एक ही है, और वो कौन सा हो जाएगा? वो 2 है। इसके अलावा तो और कोई इवन प्राइम नंबर नहीं है। फिर मैं इनके पास गया, मैंने कहा भाई ये मैंने एक स्टेटमेंट लिखा है, इस स्टेटमेंट को मैंने मेरे हिसाब से मैंने वेल डिफाइन किया है, तो तुम ही बताओ क्या ये सेट हो सकता है? इस बंदे ने डिफिनेशन पढ़ा, बोला हाँ बिल्कुल सही है, तो ही होगा। फिर मैं इसके पास गया, फिर मैं इसके पास गया, फिर मैं आपके पास में आया। तो जो डेफिनेशन आपकी थी वही इसकी, वही इसकी और वही इसकी, और वही मैंने यहाँ पे लिखा है, और वही ऑब्जेक्ट भी यहीं पे लिखा हुआ है मैंने। इज इट क्लियर? आगे बात करता हूँ। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर। तो ये वाला सेट हो गया मेरा सेकंड, ठीक है। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 500। पहले मैं अपना एग्जांपल दूंगा, ठीक है, फिर आपसे पूछूंगा, फिर उधर भी जाऊंगा। तो द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 500। 500 से कम जितने भी नेचुरल नंबर हैं उनका कलेक्शन करना है। चलो कलेक्शन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 800 200 300 400 और 498, फिर 499, क्योंकि यहाँ पे लिखा है लेस देन, तो 500 तो नहीं होगा ना, 500 से छोटा ही होगा, ठीक है। तो ये भी हमारा सेट हो गया। इसको मैं प्रॉपर तरीके से एक वेल डेफिनेशन दे रहा हूँ, तो इसका मतलब द गिवन स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ वेल डिफाइंड सेट। आगे बात करता हूँ। वेल डिफाइंड के ऊपर फोकस करना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, हर एक वर्ड को, हर एक स्टेटमेंट को मेरे ध्यान देना। मैं उतना ही बोलूंगा जितनी काम की चीज है, मैं इधर उधर की बकवास कोई नहीं करने वाला हूँ वीडियो में, ठीक है ना। चलो आगे बात करता हूँ। द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज ऑफ योर क्लास। आपकी क्लास में जितने भी लड़के हैं उन सबका कलेक्शन सेट होगा? बिल्कुल होगा। आप अगर क्लास 11 में
आपकी क्लास में 62 बॉयज हैं, तो 62 बॉयज के पूरे नेम एक बॉक्स में आप लिखेंगे और उनका कलेक्शन कर लेंगे, तो वो क्या कहलाएगा, सेट कहलाएगा। और अगर उसी क्लास में मैं जाता हूँ कलेक्शन बनाने के लिए, इस स्टेटमेंट को प्रूफ करने के लिए सेट है कि नहीं, तो भाई जो मेरा आंसर होगा वही आपका आंसर होगा और वही इन सबका भी आंसर होगा। इतनी बात मेरी क्लियर है। चलो आगे बात करते हैं। फिर है द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। उन सारे मंथ का कलेक्शन जिनकी स्टार्टिंग जे से होती है। तो पहले मैं अपना आंसर देता हूं। मैंने लिखा जनवरी, फिर मैंने लिखा जून एंड देन द लास्ट वन इज जुलाई। यही आपका आंसर होगा, यही मेरा आंसर है और यही इन तीनों का भी आंसर है। तो मतलब जब हम सबके आंसर सेम हो गए ना, तो मतलब ये सेट है, और सेट है तो मैं इसको डिफाइन भी कर सकता हूँ, इसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन भी मैं निकाल सकता हूँ, इसीलिए ये सेट है। अब मेरी एक बात और सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ठीक है ना। मैं जहां भी 1 मार्क्स से क्वेश्चन होंगे, कुछ वैसा होगा ना पॉइंट 2, वहां मैं बोलूंगा जरूर, और उसको नोट डाउन भी करना अपनी कॉपी में। मैंने लिखा जनवरी एंड जून एंड जुलाई, ये लिखा मैंने। अगर मैं इसको ऐसे लिखता, देखो मैं पहले लिख देता जून, फिर मैं लिखता जनवरी और फिर मैं लिखता जुलाई, तब भी ये सेट है। हमारे जो अंदर के ऑब्जेक्ट है ना, अब इनको ऑब्जेक्ट नहीं है, अब मैं इनको बोलूंगा एलिमेंट ऑफ द सेट। अब ये सारे हमारे क्या कहलाएंगे, ये सेट बन गया और सेट के ये एलिमेंट्स कहलाएंगे। जो ऑब्जेक्ट है ना, अब मैं इनको नया नाम दे रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ मैं इनको बोल रहा हूँ एलिमेंट्स ऑफ द सेट। तो अब जरा मेरी बात को ध्यान दो ना, जो एलिमेंट्स यहाँ पे लिखे हुए थे वही मैंने यहाँ पे भी लिखा है। देखो जनवरी यहाँ पे, जनवरी यहाँ पे, जून यहाँ पे, जून यहाँ पे, जुलाई यहाँ पे और जुलाई यहाँ पे। बस फर्क क्या हुआ, आगे पीछे हो गए। जो फर्स्ट पे लिखा था वो सेकंड पे हो गया, जो सेकंड पे था वो थर्ड पे, थर्ड वाला फर्स्ट पे, समथिंग ऑर्डर आगे पीछे चेंज हो सकता है, लेकिन ऑर्डर चेंज होने से वो सेट ही रहेगा। ठीक है, एक एग्जांपल और देता हूं। सपोज दैट मैंने एक एग्जांपल लिया वोवेल का, ठीक है, मैं यहां लिखता हूं नीचे, मैंने वोवेल का एक सेट बनाया। सेट क्या हो गया, ए ई आई ओ और यू। ठीक है, मैं इसको और कैसे लिख सकता हूं, मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, आई ओ यू ई ए। ठीक है, मैंने इन दोनों का जो ऑर्डर था वो चेंज कर दिया। फिर से देखो, मैं ई आई यू ओ और ए। मेरा कहने का मतलब है कि हम कोई भी ऑब्जेक्ट का कलेक्शन कर रहे हैं और जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो एलिमेंट्स हमारे बने हैं, उन एलिमेंट्स को आगे पीछे भी करके लिखेंगे तो वो सेट के ही पार्ट होंगे, वो सेट ही कहलाएंगे और वो सारे आपस में इक्वल होंगे। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम कुछ और एग्जाम्पल सीखते हैं जो हमारे वेल डिफाइन नहीं होंगे। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं सम एग्जांपल्स ऑफ द नॉट वेल डिफाइंड सेट, जो सेट हमारे सही तरीके से डिफाइन नहीं हो रहे हैं, हम कुछ उनकी बात करते हैं। जैसे मैंने पहला एग्जांपल लिखा है, द कलेक्शन ऑफ द गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल। अब मेरी बात को पहले बहुत ध्यान समझना, मैंने क्या बोला था, जो मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था, मैंने ये बोला था कि जो स्टेटमेंट मैंने लिखा उसका जो आंसर मैंने लिखा वही आपने लिखा और वही इन तीनों लोगों ने भी लिखा था। तो हम सबके आंसर सेम आ रहे थे ना, इसीलिए वो क्या था, सेट था। अगर हम तीनों के आंसर सेम नहीं आएंगे, डिफरेंट डिफरेंट होंगे, तो वो सेट नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, इधर देखो, ठीक है ना, घबराना नहीं है। मैं हर एक चीज यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा, बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा ना, तो मैं वीडियो को फिर से थोड़ा सा पीछे ले जाके आपको देखना है, ठीक है ना। देखो यहाँ पे द कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल, मेरा पहला स्टेटमेंट है कि आपके स्कूल के अच्छे टीचर का कलेक्शन, गुड टीचर्स ऑफ योर स्कूल। अब देखो पहले मैं बात करता हूँ अपनी। मैंने बोला कि मुझे तो अपने स्कूल के मैथ टीचर और फिजिक्स के टीचर बहुत पसंद है, तो मेरा जो सेट है ना वो मैं अपना यहाँ लिख रहा हूँ। ये हो गया एम फॉर मैथ और पी फॉर फिजिक्स। मैथ और फिजिक्स का मेरा कलेक्शन हो गया। फिर मैंने इनसे पूछा, इन्होंने कहा नहीं नहीं ये गुड टीचर नहीं है, मैं किसी पर्टिकुलर स्कूल की बात कर रहा हूँ। इसने कहा नहीं ये टीचर नहीं है, फिजिक्स वाले फिर भी सही है, फिजिक्स के साथ में केमिस्ट्री वाले टीचर अच्छे हैं, इनके लिए ये दो टीचर अच्छे हैं। मैंने आपसे पूछा तो आपने बोला नहीं नहीं आर्ट वाले टीचर अच्छे हैं, म्यूजिक वाले टीचर अच्छे हैं और स्पोर्ट वाले टीचर अच्छे हैं। 3 टीचर आपके लिए अच्छे हो गए। मैंने फिर इसके पास गया, मैं इस बंदे ने बोला नहीं नहीं स्पोर्ट वाले टीचर अच्छे हैं, आर्ट वाले अच्छे हैं और केमिस्ट्री वाले टीचर अच्छे हैं। तो देखो ये सेट नहीं है। क्यों नहीं सेट, क्योंकि यहाँ पे सबके आंसर डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं। मेरा आंसर कुछ और है, आपका आंसर कुछ और है, इन तीनों का आंसर कुछ और है। तो जब आंसर वेरी करने लगेगा ना, अलग अलग आंसर आना शुरू हो जाएगा, तो वो पार्ट सेट का नहीं होगा, दैट इज नॉट डिफाइंड एज द सेट, क्योंकि वो सही तरीके से डिफाइन नहीं हो रहा है। अब मैं बोलूँ चलो इसकी एक डिफिनेशन दो, आप दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे ना। किस बेसिस पे इसको डिफाइन करेंगे कि ये मेरे फेवरेट टीचर नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके फेवरेट और आपके हिसाब से गुड नहीं होने चाहिए, वो सबके हिसाब से गुड होने चाहिए और सबके हिसाब से वही डिफिनेशन निकलनी चाहिए। आगे बात करता हूँ एक और एग्जांपल। तो ये हमारा सेट नहीं है, ठीक है ना।
दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ सेट। यहाँ बात करता हूँ द कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स के डिफिकल्ट टॉपिक का कुछ कलेक्शन कर रहे हैं। अब मैं अपनी बात करता हूँ, मैंने बोला यार मुझे ना कैलकुलस डिफिकल्ट लग रही है और प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगती है, तो मेरे लिए दो टॉपिक डिफिकल्ट है, कैलकुलस होगी और प्रोबेबिलिटी। कैलकुलस आपको क्लास 12 में पढ़ने वाले हो, ठीक है ना। और जो आपके लेवल का एग्जाम्पल देता हूँ, मुझे ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट लगती है और मुझे प्रोबेबिलिटी डिफिकल्ट लगती है। तो मेरे लिए जो डिफिकल्ट टॉपिक है ना वो दो हैं, एक ट्रिग्नोमेट्री हो गई और दूसरी कौन सी हो गई, प्रोबेबिलिटी हो गई। अब मैं इनके पास जाता हूँ, इन्होंने कहा नहीं ट्रिग्नोमेट्री और प्रोबेबिलिटी इजी है, स्टैटिक्स डिफिकल्ट है और ज्योमेट्री डिफिकल्ट है। तो इनके हिसाब से दो अलग टॉपिक आ गए, इनके हिसाब से दो और डिफरेंट आएंगे, इनके हिसाब से कुछ और डिफिकल्ट होगा मैथ में, और आपके पास गया तो आपके हिसाब से कुछ डिफिकल्ट टॉपिक कुछ और होंगे। आप बोलोगे नहीं प्रॉफिट लॉस, ये कंपाउंड इंटरेस्ट वाले, सिंपल इंटरेस्ट वाले, और ये सारे चैप्टर बहुत डिफिकल्ट है। तो आपके हिसाब से कुछ टॉपिक और डिफिकल्ट होंगे, मेरे हिसाब से कुछ और होंगे, इन लोगों के हिसाब से आंसर कुछ और आएगा। और जब वैरायटी ऑफ आंसर निकलने लगेंगे ना, तो वहां पे एक आप पर्टिकुलर करेक्ट डिस्टिंक्शन कभी नहीं दे सकते हैं। तो मेरी बात को ध्यान देना, यहाँ पे था द कलेक्शन ऑफ द डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स, तो ये सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि सबके लिए जो मैथ के अलग अलग टॉपिक होते हैं वो डिफिकल्ट होते हैं, ठीक है ना। सेम टॉपिक सबके लिए डिफिकल्ट नहीं होते हैं। और थर्ड एग्जांपल क्या है, द कलेक्शन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड के मोस्ट डेंजरस एनिमल का कलेक्शन, ये हमारा सेट है कि नहीं। तो पहले मैं अपनी बात करता हूँ, ठीक है ना। मेरे लिए सपोज मेरे लिए डॉग और एलिफेंट और ज़ेब्रा, मैं तीन एनिमल ले लेता हूँ। मेरे लिए वो सबसे डेंजरस है यार, मैं उनको देख के ना मैं काम जाता हूँ, तो वो मेरे लिए सबसे डेंजरस हो गए, ठीक। मैं इनके पास क्या बोले, नहीं ये सब ठीक है, एक कैट हो गई, एक हॉर्स हो गया और एक लॉयन हो गया। तो इनके लिए तो कैट, हॉर्स और लॉयन हो गया, इनका आंसर अलग आ गया। फिर इनका कुछ और होगा, इनका भी कुछ और होगा, और आपका भी कुछ और आंसर होगा। हो सकता है कि आपके हिसाब से टाइगर, जैकल और डॉग, ये तीन डिफिकल्ट हो, डेंजरस हो, ठीक है ना। तो कहने मतलब मेरा ये है कि किसी स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद में जब वैरायटी ऑफ आंसर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हम उनको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं, देन दे आर कॉल्ड नॉट वेल डिफाइंड सेट। वो नॉट वेल डिफाइंड सेट होते हैं। तो ये भी सेट नहीं है और ये भी सेट नहीं है। एक लास्ट एग्जाम्पल है हमारा, द कलेक्शन ऑफ द गुड क्रिकेट प्लेयर्स ऑफ इंडिया। इंडिया के अच्छे क्रिकेट प्लेयर का कलेक्शन। अब मैं पहले अपनी बात करता हूँ। सपोज दैट मैंने बोला मुझे महेंद्र सिंह धोनी पसंद है, मुझे विराट कोहली पसंद है और मुझे हरभजन सिंह पसंद है। मेरे लिए तीन प्लेयर सबसे बेस्ट हैं। फिर मैं इनके पास गया, इन्होंने कहा नहीं महेंद्र सिंह धोनी मुझे पसंद है, विराट कोहली पसंद है और मुझे मोहम्मद शमी पसंद है। इनके लिए, मेरे लिए कौन था, हरभजन था। इनका जो सेट का कलेक्शन बना उसमें एक नया नाम आ गया, शमी का आ गया। फिर मैं इनसे पूछा, फिर मैं आपके पास में आया। आपने कहा नहीं सर, हार्दिक पांड्या अच्छा है, उसका भाई कुणाल पांड्या अच्छा है और बुमराह अच्छा है, ये तीन गुड प्लेयर्स हैं। तो मतलब कहने मतलब है कि मैंने स्टेटमेंट देखा, मैंने एग्जांपल दिया, इन तीन से एग्जांपल लिया और मैंने आपसे एग्जांपल लिया, और सारे एग्जांपल डिफरेंट है। जब सारे एग्जांपल डिफरेंट हैं तो उनको हम सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और जब हम सही तरीके से किसी को नहीं डिफाइन कर सकते हैं तो वो कभी भी सेट नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो नॉट वेल डिफाइंड सेट होगा। तो अब इस सेट को आइडेंटिफाई करना आ गया ना, यही पढ़ा रहे हैं, ये भी अपने एग्जाम्पल दे रहे हैं ना, तभी आप लोग पढ़ पा रहे हैं। चलिए आगे बात करते हैं। तो ये भी हमारा एक सेट का पार्ट नहीं है। चलिए अब बात करते हैं कि हम सेट को कैसे लिखते हैं। हमारा अगला टॉपिक है हाउ टू राइट एनी सेट। किसी सेट को हम कैसे लिखेंगे, लिखने का तरीका क्या होता है। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दिया, मैंने बोला द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स का कलेक्शन करना है। तो ऑब्वियस बात है, मैंने बोला था ना ए ई आई ओ यू, और इनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद कर लिया मैंने, ठीक। अब मेरी बात सुनना, हर एक सेट का एक नाम होता है, हर एक सेट का एक नेम होता है। जैसे कि आपके घर में जितने भी मेंबर होंगे ना, उनका सबका एक नेम होगा। इंडिया में जितने भी स्टेट होंगे ना, उनका एक नेम होगा। इंडिया में जितने विलेज होंगे ना, उनका एक नेम होगा। विलेज इज आल्सो द कलेक्शन ना। तो वो सारे के साथ वो कलेक्शन, मैंने सेट नहीं बोला, मैंने कलेक्शन बोला है। ध्यान देना मेरी बात को। सेट और कलेक्शन में फर्क है। अभी अगला टॉपिक यही मेरा कि सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, ठीक है ना। तो जब हम कलेक्शन कर लेते हैं ना, तो वो पूरा का पूरा एक क्या बन जाता है, कुछ ऑब्जेक्ट को हम कलेक्ट कर लेते हैं, तो वो कलेक्शन हो गया मेरा। अब हमने एक सेट बनाया, उस कलेक्शन को मैं सेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। कैसे? कलेक्शन को हम डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है ना। अभी अगला टॉपिक बताने वाला हूँ, लेकिन सेट को मैंने क्या बताया, एक सही तरीके से हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मेरी बात सुनना ध्यान से। हमने एक सेट लिया, उसके कुछ एलिमेंट्स हैं और उसको मैंने एक नेम दिया, नेम दे दिया ए। तो हर सेट का क्या होता है, एक नेम होता है, ए बी सी डी एक्स वाई। और जो नेम होता है ना, उसको हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। मेरी पहली बात सुनना,
मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर सेट का एक नेम होता है और उस नेम को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं। ठीक है, मेरी बात इतनी क्लियर हो गई। अगली बात, जो ये होते हैं ना, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेट। अभी मैंने पहले बोला है, इनको हम क्या बोलते हैं, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ सेट। ये क्या कहलाते हैं हमारे, दे आर कॉल्ड द एलिमेंट्स ऑफ सेट। और जो जितने भी एलिमेंट्स ऑफ सेट आप लिखेंगे वो हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं। तो एलिमेंट्स ऑफ द सेट किस में लिखे जाएंगे, ये हमेशा स्मॉल लेटर में लिखे जाएंगे। इतनी बात क्लियर है। तीसरी पॉइंट की बात, उसको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करना बहुत जरूरी है। अगर आप बंद नहीं करेंगे तो वो सेट नहीं कहलाएगा। इसको एक ब्रैकेट के अंदर बंद करना बहुत जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अभी भी बताया हूं, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि इनके एलिमेंट का जो ऑर्डर होगा उसको हम आगे पीछे कर सकते हैं। अभी भी मैंने एग्जांपल दिया था, मुझे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं समझ में आया, पीछे बैक करके देखिए। मैं सिर्फ रिपीट कर रहा हूँ कि हम एलिमेंट ऑफ सेट को आगे पीछे उनका ऑर्डर चेंज करके लिख सकते हैं। जैसे कि ए ई आई ओ यू में पहले आई, फिर ओ, फिर ए, फिर ई, फिर यू, कुछ भी करके लिख सकते हैं, वो कहलाएगा सेट ही। तो सेट को लिखने का तरीका आपको आ गया। हमने क्या क्या बताया, सेट को हमेशा कैपिटल लेटर में लिखते हैं और जो उनकी नेमिंग होती है, उनके जो एलिमेंट्स होते हैं उनको हमेशा स्मॉल लेटर में लिखते हैं, उनको एक कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं और क्या बताया मैंने, और उनके ऑर्डर को भी आगे पीछे कर सकते हैं। बात मेरी क्लियर हो गई। मैंने अभी तक कुछ भी ऐसी चीज़ पढ़ाया नहीं है जो नई हो और जो आपके ऊपर से निकल जाए, कुछ भी ऐसा पढ़ाया नहीं है। तो मेरी बातों को फोकस करना और ये समझ के पढ़ना कि आप पहली बार पढ़ रहे हो और मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूँ कि आप पहली बार ही पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, मैं कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं ऐड करूँगा, कुछ अलग से ऐड करूँगा तो उसको तुरंत एक्सप्लेन करूँगा। तो अगला टॉपिक हमारा क्या है, डिफरेंस बिटवीन कलेक्शन एंड सेट। सेट और कलेक्शन के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो मेरी बात को बहुत ध्यान सुनना, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, जिस चीज़ को हम सही तरीके से डिफाइन करते हैं, एक पर्टिकुलर एग्जांपल देने के बाद में उसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन दे दें हम, तो वो हमारा सेट होगा। और जिसको हम नहीं डिफाइन कर सकते वो हमारा सेट नहीं होगा, दैट इज कॉल्ड द कलेक्शन। उसको हम क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे। एग्जांपल देता हूँ, सुनना। जैसे मैं आपको एक गार्डन में लेके गया, वहाँ बहुत वैरायटी ऑफ फ्लावर लगे हुए हैं, डिफरेंट फ्लावर्स लगे हुए हैं, बहुत सारे लगे हुए हैं। मैंने बोला कि चलो ठीक है, जो तुम कुछ फ्लावर्स का कलेक्शन करके लेके आओ, कुछ फ्लावर्स लेके आओ, तोड़ के लेके आओ, कलेक्शन नहीं तोड़ के लेके आओ जो तुम्हें पसंद है। आप गए रोज, लोटस और मैरीगोल्ड लेके आ गए। ठीक है, मैं गया रोज, लोटस और जैस्मिन लेके आ गया। ऐसे करके वो 3 चले गए। तो और भी आपके कोई फ्रेंड गया आपका, वो कुछ और फ्लावर्स लेके आ गया। तो जो अलग अलग डिफरेंट फ्लावर लेके आएंगे, क्या उनको हम डिफाइन कर सकते हैं कि कोई उनकी पर्टिकुलर डिफिनेशन देगी, नहीं वो सेट क्यों होंगे, ऐसा को डिफाइन नहीं कर सकते। तो इसीलिए दे आर कॉल्ड द कलेक्शन, उनको क्या बोलेंगे, कलेक्शन बोलेंगे। तो जिस ऑब्जेक्ट के कलेक्शन को हम प्रॉपर तरीके से डिफाइन कर देंगे वो सेट कहलाएगा, और जिसको हम प्रॉपर तरीके से नहीं डिफाइन कर पाएंगे दैट इज कॉल्ड कलेक्शन। एक एग्जांपल देता हूं, देखो। मैंने कुछ नंबर्स लिखे, ठीक है, कुछ नंबर्स हमारे इंटीजर्स हैं, कुछ हमारे फ्रैक्शन में या कह सकते हैं डेसिमल्स में हमारे। तो अब मैं आपसे बोलूँ कि क्या इनको सही तरीके से डिफाइन कर सकते हो, तो आप इनको सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते। एक पर्टिकुलर डिफिनीशन आप नहीं दे सकते, कुछ भी डिफिनीशन नहीं दे सकते। अगर दे सकते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, आप दे सकते हैं। तो इसलिए जब हम इनको सही, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 2 3, मैं सबको नंबर ऐसे लिखता 1 2 3 4 5 6 7, और मैं कहता अब बताओ इसको डिफाइन कर सकते हैं आप, तो बोलेंगे सर नेचुरल नंबर है लेस देन 8। हाँ, लेकिन इसको आप नहीं डिफाइन कर सकते क्योंकि यहाँ फ्रैक्शन भी आ रहे हैं ना, ये फ्रैक्शंस आ रहे हैं हमारे, ये हमारे नंबर्स आ रहे हैं, इंटीजर्स आ रहे हैं हमारे। तो जब हम इनको डिफाइन नहीं कर सकते तो मतलब दिस इज एन एग्जांपल ऑफ कलेक्शन एंड दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेट। तो मेरी बात समझ में आ गई। सेट और कलेक्शन में डिफरेंस क्या है, बहुत छोटा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है कि सेट को हम सही तरीके से डिफाइन कर सकते हैं और कलेक्शन को हम सही तरीके से डिफाइन नहीं कर सकते हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ और उसका आंसर मुझे इनबॉक्स में दीजिए, कमेंट बॉक्स में दीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या मेरा कि ऑल कलेक्शंस आर सेट, जितने भी कलेक्शन होंगे वो सेट होंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है ऑल सेट आर कलेक्शन, सारे के सारे सेट कलेक्शन कहलाएंगे, ये ट्रू है कि फॉल्स है। आप मुझे बताएंगे, बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि नहीं मैंने क्वेश्चन पूछ लिया आपने सुन लिया कहानी खत्म।
दिमाग से सोचना है, नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करिए, मैं नंबर भी दूंगा आपको, टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कराऊंगा और मैं एक व्हाट्सएप पे भी ग्रुप बनाऊंगा जहाँ पे आप सीधा डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको नंबर देना है, मैं आपको बोलूंगा। चलो, तो आपको ये कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाना है। तो चलिए अगला टॉपिक है हमारा सब नोटेशन फॉर सेट। सेट के लिए कुछ नोटेशन है, कुछ सिंबल है और जरा हम उनके बारे में भी बात करते हैं। अब मेरी बात ध्यान सुनना, जैसे मैंने एक सेट लिखा, मैंने सेट लिख दिया पूरा नेचुरल नंबर का, एग्जांपल देके दिखाता हूँ, ठीक है, फिर अपने आप समझना। सपोज दैट मैंने एक सेट बना के लिया 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, बढ़ता हुआ चला गया। तो आप देख रहे हैं ये सेट किसका बना हुआ है, नेचुरल नंबर का बना हुआ है। तो जब भी हम किसी सेट को रिप्रेजेंट करेंगे ना, उनके कुछ सिंबल्स होते हैं, कुछ नोटेशंस होती हैं, तो वो हर जगह आपको वैसे ही मिलेंगे, ठीक है ना। चाहे 11th पढ़े, चाहे 12th पढ़े, चाहे ग्रेजुएशन करें, चाहे पोस्ट ग्रेजुएशन करें, वैसे ही मिलेंगे। तो जो हमारा सबसे पहला सुनना, सबसे पहला कैपिटल एन डिनोट करता है नेचुरल नंबर को। किसको डिनोट करता है, नेचुरल नंबर को। दिस इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये किसका सेट है, ये डिनोट करेगा नेचुरल नंबर के सेट को। जहां भी कैपिटल एन लिखा होगा, जैसे लिखा होगा, इनका यूज कहाँ आएगा वो सब बताऊंगा। अभी जो याद करने की चीज है उसको दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो ये मत सोचना कि सर ये क्या बता दिए, ये कौन सी चीज है, ये कुछ नया नहीं है, सब आपके चैप्टर का ही है। और अभी इसका यूज कैसे करना है ये भी बताऊंगा मैं। तो मैं जो चीजें छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ ना, वो इसीलिए बता रहा हूँ कि चैप्टर आपका और इजी कर सकूं मैं। हर चीज आपको मालूम होगी ना, तो हर चीज का आंसर आप देंगे। हर चीज को मैं क्लियर कराऊंगा, हर छोटी छोटी चीज को। तो बस यहाँ फोकस करना है। तो जहां कहीं भी एन लिखा होगा, दैट इज कॉल्ड द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। फिर सेकंड पे आ जाते हैं, फिर हम आते हैं जेड हमारा क्या होता है, जेड हमारा होता है इंटीजर्स। इट इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारा हो गया सेट ऑफ इंटीजर्स। इंटीजर्स सबको मालूम है ना, इंटीजर्स हमारे दो तरीके के होते हैं, एक पॉजिटिव होते हैं और एक नेगेटिव होते हैं। तो अगर मैं कभी कभी जेड का सेट लिखूंगा तो कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा ये माइनस इन्फिनिटी, ये करते हुए -5 -4 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन प्लस इन्फिनिटी इनफाइनाइट। तो ये हमारा किसका सेट हो गया, दिस इज द सेट ऑफ इंटीजर्स। अब सपोज दैट मुझे सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट लिखना है कहीं, तो ये हमारा सेट हो जाएगा जेड प्लस इज द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स। ये किसका सेट हो जाएगा मेरा, ये पॉजिटिव इंटीजर्स का सेट हो जाएगा। इसमें कौन सा सेट आएगा, 1 2 3 4 5 6 एंड इनफाइनाइट। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। आगे बात करता हूँ 4। अगर मैं कभी जेड माइनस लिखता हूँ, तो जेड के ऊपर माइनस लगाए ना, जेड क्या होता है इंटीजर, माइनस मतलब नेगेटिव इंटीजर। तो दिस इज द सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर। ये किसका सेट हो जाएगा, नेगेटिव इंटीजर का। कैसे, जैसे माइनस इन्फिनिटी से लेके -3 -2 -1 एंड खत्म। अब आपके लिए एक कमेंट बॉक्स में फिर से एक रिप्लाई करना है, अभी करना है कि 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर और नेगेटिव इंटीजर, और इट इज नाइदर पॉजिटिव इंटीजर और नॉन नेगेटिव इंटीजर। 0 के लिए कौन सा डिफिनेशन सही है, 0 इज द पॉजिटिव इंटीजर, ये सही है। 0 इज द नेगेटिव इंटीजर, ये सही है। या 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर, ये सही है। बताना है आपको, ठीक है ना। क्योंकि देखो इंटीजर्स में तो मैंने लिखा है, मैंने ना ही पॉजिटिव में लिखा है ना ही नेगेटिव में लिखा है, इसीलिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो दिमाग में रहिए और बताइए हमें। इतनी बात मेरी क्लियर होगी। आगे बात करते हैं। अगर कहीं पे आर लिखा होगा, कैपिटल आर, ये सब कैपिटल पे है, कैपिटल आर, तो कैपिटल आर डिनोट करेगा रियल नंबर को, ठीक है। आपको पता होना चाहिए रियल नंबर क्या है। फिर अगर कहीं पे मैं आर माइनस लिखता हूँ, ये 1 2 3 4 5 एंड 6, कहीं पे आर माइनस लिखता हूँ, तो आर माइनस डिनोट करेगा नेगेटिव रियल नंबर को, ठीक है। अगर कहीं पे मैं लिखता हूँ आर प्लस, तो ये डिनोट करेगा पॉजिटिव रियल नंबर को। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। अभी कुछ और है। अगर मैं कहीं पे लिखता हूँ 8 नंबर पे क्यू क्या हो जाएगा, तो जब भी कैपिटल क्यू लिखा होगा तो दिस इज द सेट ऑफ रैशनल नंबर। ये किसको डिनोट करेगा, रैशनल नंबर के सेट को डिनोट करेगा, रैशनल नंबर के सेट को डिनोट करेगा। अगर कहीं पे क्यू माइनस लिखा हुआ है, तो क्यू माइनस किसको डिनोट करेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर, तो इट विल डिनोट नेगेटिव रैशनल नंबर। ये किसको डिनोट करेगा, नेगेटिव रैशनल नंबर को डिनोट करेगा। और कहीं पे क्यू पॉजिटिव लिखा है, तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर को डिनोट करेगा। कुछ और भी है, उनको भी सीख लेते हैं। अगर मैंने कहीं पे सी लिखा, क्या लिखा मैंने, सी लिखा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। 8 हो गया 9 नंबर में। कहीं पे मैंने सी लिखा,
तो दिस इज द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। किसका है? कॉम्प्लेक्स नंबर। अभी आप पढ़ने वाले हैं आगे, ठीक है ना। तो कॉम्प्लेक्स नंबर, इस पे ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, जितना बता रहा हूँ उतने पढ़ना है। ये किसका सेट हो गया? ये सेट हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर का। अगर मैंने कहीं पे टी लिख दिया, कैपिटल टी 10 नंबर पे, देन इट इज द सेट ऑफ इरेशनल नंबर। ये किसका सेट हो जाएगा? इरेशनल नंबर का सेट हो जाएगा। अभी सिर्फ इनको नोटेशन आपको याद करना है, इनके यूजेस क्या हैं वो मैं भी पढ़ाने वाला हूँ आगे, ठीक है ना। अगले लेक्चर में, आगे के लेक्चर में आप पढ़ने वाले हैं। तो इतनी बात मेरी क्लियर हो गई नहीं, नोटेशन तक की बात क्लियर हो गई ना। तो एक छोटा सा टॉपिक और है, उसको भी कवर कर लेते हैं और फिर हम लोग एक्सरसाइज पे जम मारेंगे, ठीक है। तो चलिए, हमारा अगला टॉपिक क्या है? हमारा अगला टॉपिक है सिंबल यूज्ड इन सेट थ्योरी। इस सेट थ्योरी के चैप्टर में जो जो सिंबल यूज होने वाले हैं ना, हम उनको भी याद रखेंगे। ये सब मैं आपका बेस तैयार कर रहा हूँ, अभी मैंने चैप्टर नहीं कंटिन्यू किया, सिर्फ मैं बेस तैयार कर रहा हूँ, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, ठीक है ना। सबसे पहला स्टार्ट करते हैं सिर्फ सिंबल्स, ठीक है ना। तो जब कहीं पे ऐसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर कुछ लिखा होगा, कर्ली ब्रैकेट लगा होगा, तो ये डिनोट करेगा सेट को। अभी मैंने बताया ना, जब सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं तो उसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर बंद करते हैं, तो वो जो बॉक्स है ना, जो साइन लगा हुआ, वो सेट को डिनोट करेगा। फिर सेकंड क्या है? सेकंड हमारा कुछ ऐसे ई जैसा बना होगा, इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। क्या बोलेंगे हम इसको? इसको हम बोलेंगे बिलोंग्स टू। इन सबका यूज अभी बताऊंगा आगे, ठीक है ना। अभी पहचानो, आइडेंटिफाई करो कि किस सिंबल को हम क्या बोलते हैं। फिर तीसरा सिंबल हमारा क्या है? तीसरा सिंबल हमारा होगा डज नॉट बिलोंग टू। डज नॉट बिलोंग टू, इसको हम बोलेंगे डज नॉट बिलोंग टू। फिर उसके बाद हमारा अगला सिंबल क्या है? हमारा अगला सिंबल है उल्टा यू। यू उल्टा, दिस इज कॉल्ड द इंटरसेक्शन। क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन। अभी क्या यूज है ना इनका, ये सब बताऊंगा मैं, ठीक है। ये साइन किसका है? इंटरसेक्शन का, ठीक है। फिर अगला सेट यू, पहले एक उल्टा यू, फिर एक सीधा यू। तो उल्टा यू क्या हो गया? इंटरसेक्शन का, और सीधा यू क्या हो जाएगा? यूनियन का। इनका यूज क्या है सब बताऊंगा, अभी परेशान नहीं होना है कि सर अब क्या बताने लगे, यूनियन। फिर अगला सेट हमारा देखो, एक उल्टा यू बनेगा इंटरसेक्शन, और सीधा यू बन जाएगा तो यूनियन। आगे बात करते हैं 7 नंबर पे। अगर कहीं पे 6 नंबर पे पी ए लिखा हुआ है, दिस इज कॉल्ड द पावर सेट। इसको क्या बोलेंगे? पावर सेट बोलेंगे। और इसका भी यूज क्या है सब आगे बताऊंगा। अगर कहीं पे हमारे पास में 5 लिखा हुआ है ऐसे, तो इसको हम बोलते हैं एम्प्टी सेट। इसको क्या बोलते हैं? एम्प्टी सेट। इसका एक सिंबल और है, ये ऐसे करके लिख देते हैं, कुछ नहीं, जैसे ये लिखा हुआ है ना, इसको ऐसे ही। तो इस सेट का ही साइन है, इसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है, तो इसीलिए एम्प्टी सेट कहलाता है। इतनी बात मेरी क्लियर हो गई। फिर 8वें नंबर पे कहीं पे 2 बिंदी ऐसे रखी होंगी, या इसको कभी कभी और इसको ऐसे लाइन से भी खींच के लिखते हैं, तो दिस इज कॉल्ड द सच दैट। ये सच दैट का साइन है। किसका साइन है? सच दैट का। इनको प्रोनाउंसिएशन जान लेना, इनका सिंबल पहचान लेना, किसको क्या बोलते हैं ये भी जान लेना। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? सच दैट का सिंबल हो जाएगा। फिर हमारे पास एक और सिंबल आता है एन ए। दिस इज कॉल्ड, छोटा सा एन लिखा होगा, कैपिटल ए, तो दिस इज कॉल्ड द कार्डिनल नंबर। क्या बोलते हैं? कार्डिनल नंबर। इन सबका यूज सिखाऊंगा, कार्डिनल नंबर। फिर हमारे पास में 10 नंबर पे ये ऐसे लिखा होगा सी जैसा, तो इसको हम बोलेंगे प्रॉपर सेट। इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड प्रॉपर सेट। इसको हम प्रॉपर सेट बोलेंगे। फिर अगर हम कभी इसको क्रॉस कर देते हैं ऐसे करके, तो इसको बोलेंगे नॉट अ प्रॉपर सेट। नॉट अ प्रॉपर सेट। ये कुछ हमारे सिंबल है जिनके बारे में हमें जानना है। वैसे तो कोई छूटा नहीं है, अगर कोई छूटा होगा तो मैं उसको आगे कवर कराऊंगा, ठीक है ना। वैसे कुछ छूटा नहीं है, कुछ छूटा होगा तो मैं आगे बताता रहूंगा, नोट्स में ऐड करते रहना। जहाँ भी मेरे कॉन्सेप्ट लिखना ना, वहाँ पे हर जगह आधा पेज छोड़ देना, हर कॉन्सेप्ट के बाद में थोड़ा सा पेज छोड़ना। अगर मान लो आपको कुछ एग्जाम्पल्स ऐड करना है, या मैंने कुछ ऐड कराया अलग से, तो उसके लिए जगह छोड़ना है, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी अपने नोट्स में जगह छोड़ना। और यकीन मानिए, मुझसे पढ़ने के बाद आपको कहीं कुछ भी पढ़ना नहीं, ना कहीं कोचिंग जाना है, ना कहीं ट्यूशन जाना है, ना किसी कोचिंग वाले भैया को बुलाना है, कुछ नहीं करना। मैं यहाँ पे सब कुछ पढ़ाने वाला हूँ, क्लास 11 की पूरी मैथ, कुछ भी छूटेगा नहीं, एक टॉपिक, एक कॉन्सेप्ट, कुछ भी नहीं छूटने वाला है, यकीन करिए मेरे ऊपर। और आप मैथ ऐसे ऐसे और ऐसे सॉल्व करेंगे, क्लास 11 की मैथ, ये गारंटी मेरी है। चलिए, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं यूज ऑफ। इस सिंबल को मैंने अभी बताया था बिलोंग्स टू, और इस सिंबल का नाम क्या बताया था? डज नॉट बिलोंग टू। तो इन दोनों का यूज समझेंगे, ठीक है ना। चलो एक एग्जांपल लेता हूं मैं।
मैं सारे सेट लूंगा, कलेक्शन कोई नहीं लूंगा, मैं सिर्फ सेट के ऊपर बात कर रहा हूँ क्योंकि चैप्टर भी हम सेट पढ़ रहे हैं। मैंने सेट और कलेक्शन के बीच में डिफरेंस आप लोगों को बता दिया है, ना क्लियर हो तो फिर से एक बार पीछे देखना, ठीक है ना, रिवाइंड करके। अभी हम यहाँ पे क्या सीखने वाले, हम इन दोनों सिंबल का यूज सीखेंगे। तो हम एक सेट का एग्जाम्पल लेते हैं, तो हम एक से बहुत ईजी सा लेते हैं जो आपके दिमाग में चलता रहे, आप भी उसको समझ सकें। मैंने एक कलेक्शन लिया, कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, बहुत इजी, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवेल्स होते हैं हमारे। तो हमने लिया कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स, एक सेट दिया ए और इसमें लिखा ए ई आई ओ और यू, ठीक है। मैंने क्या बताया था, इनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ द सेट। सेट के क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं। अब मैंने यहां पे बोला क्या ए सेट ए में बिलोंग कर रहा है, एलिमेंट ए क्या सेट ए में बिलोंग कर रहा है, देखो ना सेट ए में क्या एलिमेंट ए दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो बिल्कुल बिलोंग्स टू। मैंने पूछा क्या बी सेट ए में बिलोंग कर रहा है, क्या बी आपको यहाँ पे दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो इसलिए ये बिलोंग नहीं कर रहा है, ठीक। मैंने लिखा ई क्या बिलोंग कर रहा है सेट ए में, तो आपने देखा क्या ई यहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है ना, तो मतलब ये बिलोंग टू, तो ये बिलोंग टू, ये डज नॉट बिलोंग टू, ये बिलोंग टू, क्लियर हो गया। मैंने पूछा क्या एफ बिलोंग करेगा ए में, तो जरा देखो क्या सेट ए में, ये सेट ए है ना, ये कैपिटल पे लिखा हो कैपिटल ए, तो सेट ए की बात करो कि सेट ए में कहीं एफ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना, तो मतलब ये डज नॉट बिलोंग टू। तो बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू का यूज समझ में आ गया। अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिखा हूँ, अब मैंने पूछा ये बताओ क्या ये सेट ए में बिलोंग कर रहा है। अब ये नहीं कहना हाँ नहीं, ये अब सेट हो गया, ये क्या हो गया, सेट हो गया। और यहाँ पे सेट नहीं है, यहाँ एलिमेंट है। ए किस तरह से बिहेव कर रहा है, ए बिहेव कर रहा है एलिमेंट की तरह तरीके से। और ये जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, दिस इज द पार्ट ऑफ सेट, क्योंकि मैंने देखो ब्रैकेट के अंदर लिखा है ना, तो ये क्या हो गया, सेट हो गया, तो ये डज नॉट बिलोंग टू। बात मेरी क्लियर। मैं अब ऐसे लिख दूँ ए कॉमा बी क्या बिलोंग करेगा सेट ए में, देखो ना ए बी की जगह मैं ई लिख देता हूँ, ए कॉमा ई, क्या ए कॉमा ई बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है यार, एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखता ए कॉमा ई क्या बिलोंग कर रहा है ए में, तो ये सही था, क्योंकि ए और ई बिलोंग कर रहे हैं ना। लेकिन ए और ई एक साथ होकर सेट बॉक्स के अंदर बैठ गए, तो सेट बना दिए, क्या सेट बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा है। अगर ये ऐसे लिखा होता, ये ऐसे लिखा होता मेरे अंदर, अब एक बात ध्यान सुनना, ए और ई को मैंने किस में लिखा, सेट में लिखा है ना। जब सेट में लिखा तो ये वाला पार्ट मेरा सही था और ये वाला पार्ट गलत हो जाता, तो आइडेंटिफाई करना सीखना है, ठीक है। अब मैंने लिखा कि क्या ओ बिलोंग कर रहा है ए में, देखो क्या ओ ए में बिलोंग कर रहा है, ओ दिख रहा है ना ए में, तो मतलब ये बिलोंग कर रहा है। कितनी बात मेरी क्लियर हो गई। तो बिलोंग टू और डज नॉट बिलोंग टू क्लियर हो गया। अब मैं कुछ और क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन वो अगले पार्ट में कराऊंगा क्योंकि वीडियो मेरा बहुत बड़ा हो जाएगा, फिर आप लोगों को पढ़ने में बहुत उबल लगेगी। तो अभी यहाँ तक आपको पढ़ना है पूरा। मैंने 2-3 क्वेश्चन पूछे हैं, कुछ प्राइम नंबर पूछा है, फिर मैंने और भी कुछ पूछा था, वो एक कलेक्शन और सेट में एक स्टेटमेंट दिया था, वो बताना है कौन सा सही है, और एक जीरो को लेके मैंने क्वेश्चन पूछा है, ठीक है ना। तो जो भी मैंने क्वेश्चन पूछे ना, उन क्वेश्चन का रिप्लाई करना है इनबॉक्स में, कमेंट बॉक्स में करना है। और देखो मेरे साथ कोऑपरेट करो, यकीन मानो मैं जो मैथ आपको पढ़ाऊंगा वो आप कभी नहीं बोलोगे, कभी नहीं मतलब कभी नहीं। और क्लास 11 के आर डी शर्मा आप सॉल्व करोगे, और आपसे बढ़ के कोई क्लास में मैथ में टॉपर लड़का नहीं निकलेगा आपकी क्लास में, क्योंकि आप मेरे स्टूडेंट हैं और मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया है। तो जस्ट ट्रस्ट ऑन मी, मेरे ऊपर और मेरी क्लास के ऊपर विश्वास रखिए और मुझे पूरा फॉलो करिएगा। क्लास 11 की मैथ बहुत सीरियसली पढ़ना, तभी क्लास 12 की मैथ पढ़ पाओगे, वरना बहुत अफसोस करोगे कि हमने 11th में मैथ क्यों ले लिया, क्योंकि 12th पास होने में आफत आ जाएगी। तो मैं ऐसा आने नहीं दूंगा, मैं ऐसा मौका नहीं आने दूंगा, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ और मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा, मैं हर एक चीज़ पढ़ाऊंगा। ये सोच के चलना कि जो आप लोग फाउंडेशन करते हो ना, फाउंडेशन कोर्स मैं यहाँ पे करा रहा हूँ आपको, बस इतना मान लेना। तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, टाटा बाय बाय।